हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 8 का जो चैप्टर हमारा है अमरूद का पेड़, जिसके लेखक का नाम है ज्ञान रंजन। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से अमरूद के पेड़ को बेकार समझ करके उसे फेंकने की भी बात हुई, लेकिन फिर उसको यूं ही छोड़ दिया गया, वह यूं ही बढ़ता चला गया। और वो अमरूद का पेड़ किस प्रकार से लोगों के लिए बाद में छायादार फलदार वृक्ष बना, लोगों की बैठने की मंडली वहाँ पर बनी गई और लेखक भाई बहन समेत वहाँ बैठ कर के वाद विवाद और बातचीत किया करते थे। इन सारी बातों को हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। आज हमारा पार्ट 2 चलेगा और उसकी व्याख्या हम लोग करते चले जाएंगे पाठ वाचन के साथ, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। अमरूद फलता फूलता रहा और जब अब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल दिया। पप्पू उस घर का सबसे छोटा बच्चा था, तो उसने वहाँ पर उसके लिए एक झूला भी उस अमरूद के पेड़ में डाल दिया गया। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में जुदा तरीकों की नौकरी के लिए बंटने लगे। अब घर के फैमिली परिवार वाले जो भी थे वो बड़े हो गए थे और लोग अपने अपने काम के लिए अलग अलग जगह जाने लगे थे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा बहुत मानसिक क्लेश सबको होता था। जिस दिन मैं नौकरी पर जा रहा था, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्र घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था, ताकि वो दुख की घड़ी को बिता सकें। जमुना पुल पर डूबी हुई सांझ में नदी पर से भारी मन गुजरते हुए सबसे ज़्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आई। उस अमरूद के पेड़ से लेखक का विशेष लगाव था और इसी कारण से जब वह नौकरी के लिए निकले तो अपनी माँ की याद उन्हें ज़्यादा आ रही थी और उस पेड़ की। माँ की याद इसलिए क्योंकि वह दुर्बल है और हम लोगों को ना समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही है, और अमरूद की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अपने अंदर एक जागृति का भान करता रहा। दोनों चीज़ों के बारे में लेखक यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि माँ इसलिए याद आ रही थी क्योंकि जब उनको सहारे की ज़रूरत थी, हम सभी अपने अपने नौकरी के लिए घर से बाहर जा रहे थे और माँ दुखी थी। और पेड़ की याद इसलिए आ रही थी क्योंकि उनको एक जागृति का अनुभव होता था, एक आत्मविश्वास बढ़ता था और वो पेड़ छोड़ करके वो जा रहे थे। अमरूद का पेड़ मुझ में प्रतीकों का निर्माण किया करता और फिर एक नए संसार की कल्पना में मैं निमग्न हो जाता। इस ट्रेन यात्रा में और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पाता रहा हूँ। उस अमरूद के पेड़ से इनका आत्मविश्वास भी बढ़ता रहा है, इसलिए जब जब यह निराश होते थे वो पेड़ उनको याद आता था। अमरूद के पेड़ के प्रति समर्थन और राग मेरे मन में यूं भी एकत्र होता आया, क्योंकि बाद में कई लोगों ने घर के सामने अमरूद होने को अशुभ बताया और पेड़ को तुरंत कटवा देने की सलाह दी। माँ पर छा जाने वाला स्वाभाविक भय हमें नागवार गुजरता, क्योंकि ऐसा लगता जैसे माँ हम लोगों के अंदर पैदा होने वाले नए और बलिष्ठ ख्यालों के प्रति असहयोग कर रही है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिस पेड़ को बार बार अशुभ मान करके कटवाने की बात हो रही थी और माँ द्वारा उसे नहीं काटा गया, इससे यह पता चलता है कि वो रूढ़िवादी परंपराओं के विरोध में थी और वो पेड़ हर तरह से अशुभ घोषित होते हुए भी सबके लिए फलदार और छायादार बना था। जब जब अशुभ के ठेकेदारों ने अमरूद की बाबत कुछ कहा, घर के हम सब बच्चे क्षुब्ध हो उठते थे, मतलब कि नाराज हो उठते थे। वस्तुतः यह गुण हमें हमारे बुजुर्गों से ही मिला था। घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी नहीं चाहते थे कि लगे लगाए वृक्ष को काट दिया जाए या हटा दिया जाए, सिर्फ ये कह के कि वो पेड़ अशुभ है। इस निर्णय पर हम लोग तब पहुँचे जब एक समाजशास्त्रीय बोध हमें स्पर्श करने लगा था। जब समाज के लोग इस तरह से बोलते थे, हमें क्रोध आता था, तब हमें इस बात का एहसास हुआ। जीवन नए अनुभवों से गुजरने के मध्य व्यतीत होता रहा। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे और खत लिखा था कि इस बरस जबकि अमरूद भरपूर आया है, कोई घर पर नहीं है, सारे कोई काम के लिए बाहर निकले हुए हैं, तो उस अमरूद को खाने वाला तक कोई घर में नहीं है। तथा नम कर देने वाली जज्बाती बातचीत के कई नाजुक टुकड़े। पिताजी की चिट्ठियां हमेशा ही कुछ दूसरे प्रकार की रही हैं। उनमें एहसास की चादर ओढ़ने का प्रयत्न या दबाव रहता है। मैं देखता हूँ कि थोड़े समय में ही दुनिया में बहुत परिवर्तन आ गया है और अब यह परिवर्तन तेज़ी से दूसरे परिवर्तन की भूमिका बनता जा रहा है। जब तक घर में सारे कोई रहते हैं उस समय का माहौल कुछ और होता है, और जब घर से सभी काम के लिए अपने निकल जाते हैं तो फैमिली वाले के सामने रोने और तड़पने के अलावा और कुछ नहीं बचता है।
वही अमरूद का पेड़ जो फलों से लद जाता था, आज उसे खाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। बड़े बड़े घातक शरीर दुख मामूली और अचिंतनीय हो गए हैं। और पिताजी लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है, ऐसा पत्र में उनके पिता उन लोगों को लिखा करते थे। उस ज़माने में फ़ोन वगैरह की सुविधा उतनी नहीं थी, पत्राचार ही होता था। शायद हम लोगों के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब यक्षमा बहुत आसान है और कहानियों में भी पात्रों को यक्षमा से ग्रसित होना लोगों को द्रवीभूत नहीं कर पाता। यक्षमा टीबी बीमारी को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है, और ये गांव के एरिया में अक्सर लोगों को हो ही जाता है, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। लेखक की माँ भी इससे ग्रस्त थी। अच्छे संपादक ऐसी कहानियों से ऊब गए हैं और उन्हें लौटाना ही श्रेयस्कर समझते हैं। फिर मृत्यु भी आज इतना असहाय नहीं रह गई है। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। पिताजी ने एक बार यह भी लिखा कि सबसे बड़े भाई चूल्हा चौका अलग करने के लिए एक तनाव पैदा कर रहे हैं। घर में जब परिवार ज़्यादा हो जाते हैं तो अलगाव की भी स्थिति आती है, और लेखक के बड़े भाई भी अपना चूल्हा अपना खाना अलग पकाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा पिता ने अपने बड़े बेटे को लिखा। बड़ी चकचक है, बहू ताज़ी रोटियां तो खुद खा जाती हैं और बासी हम लोगों के लिए रख देती हैं। पिता हर एक बात को लेखक से शेयर करते थे, उनसे लिखते थे इन सारी बातों को। तुम क्या जानो, हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है, सब लोग इसे अशुभ बता रहे हैं, आदि आदि। समय इतना परिवर्तित हो गया है, सब बड़े हो गए हैं, घर के सारे लोग सभी काम के लिए निकल गए हैं। ज़माने के साथ लोग अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये शुभ अशुभ का जो झंझट है और ये समस्या है, इसमें लेखक की माँ अभी भी फंसी हुई हैं। यह एक दुखद प्रसंग था। हालांकि मैंने अमरूद ना काटने की अपनी बात पर ही जोर देने वाली एक चिट्ठी माँ को लिख दी थी कि अमरूद के काटने से दुखों का निराकरण नहीं हो सकता, उसे अशुभ मानना गलत है। ऐसा करके लेखक ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी। राखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था, वे बाजारू अमरूदों की सुंदरता से बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट थे। बाजार में जो बड़े बड़े अमरूद मिलते थे उनसे ये बिल्कुल अलग थे, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट थे। अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं किंचित भावुक हो आया। मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की चार दीवारियां कूद कर अमरूदों की चोरी किया करते और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करते। जब तक अमरूद के पेड़ नहीं थे, लेखक के घर में दूसरों की चार दीवारियों में घुस करके अमरूद का चोरी करना उनको आज याद आ रहा था। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है तो एक अजीब सा गौरव होता है, यह कि जिनके घर अमरूद नहीं होंगे वे बच्चे ईर्ष्यालु हो गए होंगे और हमारी चार दीवारी कूदते होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह रफ्ता रफ्ता पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए हैं। अमरूद के लालच में पप्पू के बहुत सारे दोस्त हो गए कि घर जाएंगे तो वहाँ हमें अमरूद खाने को मिलेगा। ऐसा अम्मा ने लिखा था और भौजाई से उसे इस बात की बहुत डांट पड़ती है कि वह क्यों अपनी तबीयत का राजा हो गया है, जिसे चाहे अमरूद लुटाया करता है। भाभी के बेटे का नाम पप्पू है, लेखक की भाभी के बेटे का नाम, और उसके दोस्त जब आते थे तो वो चिढ़ती थी, वो गुस्साती थी। अपने इस अमरूद के पेड़ के संबंध में कभी कभार फैशनेबल ढंग से भी मैं सोचा किया हूँ। होटलों के लॉन में लगे बैठने वालों के सुखद छाँव देते हुए रंगीन छातों की छाया मेरी आंखों में अक्सर उभरी है। हमारा अमरूद का पेड़ एक हरा छाता है, एक डंगरा सा फलता फूलता पेड़ जिसमें अनुपातहीन डालें नहीं बल्कि एक संवरापन है। वो छाते की तरह ना हो करके भी छाते से कहीं अधिक शीतलता प्रदान करने वाला है। जब घर जाने को पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया, बेचैन हो गया। सुख तन मन पर एक वहशत की तरह सवार था। फिर अंधेरे जमुना ब्रिज से गुजरती हुई गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया और रात के सन्नाटे में एक अभूतपूर्व रोमांच के साथ मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। लेखक आज गांव लौट रहे थे। वह रात उजाले की प्रतीक्षा में उड़ी हुई नींद की एक सुखद पर बेचैन रात थी कि उस रात को जब लौट रहे थे वो ट्रेन से, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बार बार अपने घर की याद आ रही थी, उस अमरूद के पेड़ की याद आ रही थी। पता नहीं एक अजीब सी भयानक सी विराटता के ख्याल मन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बनते बिगड़ते रहे। जैसे नगर इलाहाबाद की आत्मा में बहुत क्रांति है,
अपने आप लोग काम कर रहे हैं, बुद्धियाँ किसी नए रचनात्मक परिवेश के लिए सक्रिय हैं। स्थूल के नाम पर यह शहर जैसे परम शून्य है, लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल था। मन में अलग अलग तरह के ख्याल लेकर के आ रहे थे। तड़के उठकर मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ कि शायद हमारे प्रति घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव नहीं है। घर में जो रुचि होती थी, किसी के आने पर घर में खुशी का माहौल बनता था, वो माहौल अभी नज़र नहीं आ रहा था उनको। ऐसी स्थितियों में मुझे बारंबार अवनिंद्र बाबू का वह चित्र याद आ जाता है, जिसमें एक बूढ़े पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी है, क्योंकि उसे यह जानकारी है कि उसके घेर में एक नवल तरु उग आया है, नया पेड़ उगाया है। यह बात उतनी बुरी नहीं थी कि अमरूद के पेड़ को काटकर उसकी जगह एक और गुलदावदी और दूसरी ओर केले की क्यारियां बना ली गई हैं। अमरूद के पेड़ को काट दिया गया है, जिसकी याद लेखक लेकर के गए थे। बल्कि चुनौती इस बात की थी कि हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर दिया। माँ को के मन में ये डर जो बैठा हुआ था कि अमरूद का पेड़ अशुभ है, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए घर में कलह हो रहा है। और ये सोच करके जब सारे कोई आगे बढ़ गए, विकास की चरम सीमा पर थे, तो लेखक की माँ जो थी वो रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों से ग्रस्त होकर के उस पेड़ को कटवा दी थी। शायद माँ की हम संतानें उन्हें अशुभ से लड़ सकने की अपनी सामर्थ्य का आश्वासन नहीं दे सकी थी। शायद माँ को हमने ये विश्वास नहीं दिला पाए थे हम लोग कि हम लोग हर तरह के अशुभ से लड़ने की क्षमता परिपक्व कर चुके हैं। मैंने पाया कि वह भय जो माँ के चेहरे पर क्षणजीवी हुआ करता था, अब गहरा गया है। जब सारे कोई चले गए थे घर से, तो ऐसा लग रहा है कि लेखक की माँ पर वो अंधविश्वास व रूढ़िवादिता हावी हो गई है। माँ का यह मन मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ लगे रहने का दुष्परिणाम है। ऐसा लगता था लेखक की माँ को, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। कुछ देर बाद मैंने साधारण तौर पर अमरूद की बाबत माँ से पूछा, तो मिद्दू के गुस्से को सहारा मिला। उसकी कैंडल सी आंखों में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठा बैठ गया। उसका मुंह फूल गया था। मेरे लिए तसल्ली बस इतनी थी कि मुझे उसका क्षोभ अच्छा लगा, क्योंकि यह क्षोभ मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में निहायत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब मिद्दू को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पेड़ के कट जाने पर, वह अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन फिर उसके बाद वो शांत हो गया था। ये चीज़ लेखक को अच्छा लगेगी कि हम लोग के नहीं रहने पर कोई तो है जिसको इस बात का दुख है कि अमरूद के पेड़ को काट दिया गया है। और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। अम्मा ने मेरे प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब भी दिया। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। मिद्दू गुस्सा थी, इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ है। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहाँ अमरूद का पेड़ था वहाँ धूप का एक चकत्ता तेजी से बढ़ता होता दिख पड़ा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, पर इस कहानी में ये बताया गया है कि सारे कोई अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन छोटे बेटे का निठल्लापन, बड़ी बहू का इस तरह से लड़ना, माँ की तबीयत का ख़राब होना, लोगों का घर छोड़ करके अपने काम की ओर चले जाना, कहीं ना कहीं लेखक की माँ को प्रभावित करता है और अंततः वह उस पेड़ को वहाँ से कटवा देती है, उस हरे भरे पेड़ को, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके, जो कि काफ़ी दुख पहुंचाने वाला था लेखक को। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसका जो हम दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।